जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद बाकी आप बच्चों ने जो ग्रुप में कमेंट्स किए हैं वहाँ से मैं टॉपिक देख के कोशिश करता हूँ उनको भी साथ अभी एक्सप्लेन कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन हमारे पास क्या होता है, और रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, और रिलेशंस की टाइप्स कितनी हैं, टोटल हाउ मैनी टाइप्स एग्जिस्ट इन रिलेशन, एंड लास्ट वन इज फंक्शन। फिर हम देखेंगे फंक्शन की भी फर्दर कैटेगराइज हैं। फंक्शन के अंदर डोमेन डिस्कस की जाती है, को डोमेन, रेंज, फर्दर इसकी टाइप्स हैं। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिलेशन। बेसिकली रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ऑर्डर पेयर। देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? सपोज ये हमारे पास है 2 3। इन जनरल मैं कह सकता हूँ स्पेसिफिकली 1 2। ये एक ऑर्डर पेयर है। सेकंड ऑर्डर पेयर है हमारे पास 2 3। एक और हम ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 4 5। इन जनरल अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो फिर मैं कह सकता हूँ एक्स एंड वाई। अच्छा, इसमें हमेशा याद रखें जो एक ये जो मैंने ब्रैकेट यूज की है, करली ब्रैकेट, और उसमें एक कॉमा भी यूज किया है। कॉमे से हमेशा पहले वाला जो एलिमेंट होता है उसको कहा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। उसको क्या बोला जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली ये जो सेकंड होता है हमारे पास, सेकंड को हमेशा कहा जाता है वाई कोऑर्डिनेट। राइट? ओके। इसके बाद अब आप देखें हमारे पास इधर गिवन है डोमेन। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना एक्स, एंड सेकंड होता है एलिमेंट होता है वाई। तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड एलिमेंट को वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और याद रखें ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको ऑलवेज आप कह सकते हैं ये आपके पास डोमेन होती है हमेशा। इसको हमेशा आप क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। और साथ इसको ये जो सेकंड एलिमेंट होता है इसको हमेशा आप कहेंगे रेंज का नाम देंगे। इसको आपने रेंज का नाम देना है। सिमिलरली आप देखें आपके पास डेफिनेशन है डोमेन की कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर पेयर। अब सेट क्यों बोला है? अब चूंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर हो, जैसे ये एक्स वाई है। हमारे पास एक से ज्यादा भी ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कंसिडर करते हैं 1 2, एंड देन 2 3, एंड देन 3 4, एंड देन 5 6। सिमिलरली हम एक से ज्यादा ऑर्डर पेयर भी एक सेट के अंदर ले सकते हैं। जब ये हम एक मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब होता है कि ये इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी ऑर्डर पेयर हैं, वो एक सेट के अंदर गिवन है। लिहाजा ये वही बात हो रही है। ये जो डोमेन होती है ये होती है हमारे पास सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ऑर्डर पेयर। सिमिलरली नो वी डिस्कस रेंज। रेंज जो होती है हमारे पास, ये जो ऑर्डर पेयर है इसका सेकंड एलिमेंट, लाइक इधर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है। ये तमाम हर ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको आप हमेशा रेंज का नाम देंगे। इसके बाद ये जो ग्राफिकल बिहेवियर है, ग्राफ है इसका, ग्राफ से मुराद ये होता है कि ये तमाम ऑर्डर पेयर जब आपस में एक 2 डायमेंशन के अंदर हम उनको मैप कर देंगे तो डेफिनेटली वहाँ एक ग्राफ बन जाता है। तो अभी हम कुछ ही देर बाद इस ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसे बनते होते हैं। फिलहाल मैंने एक इंट्रोडक्शन दिए है कि डोमेन क्या होती है एक ऑर्डर पेयर के अंदर, और रेंज क्या होती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो रिलेशंस होती हैं, बेसिकली जिनको अभी मैंने एक नेम कंसिडर किया था ऑर्डर पेयर का, उसको ऑर्डर पेयर को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में मतलब ये होता है कि उसको ऑर्डर पेयर में लिखें 2 3, मैंने 6 9, ETC है इस तरह का एक कैटेगरी।
इसके बाद सेकंड है सेट बिल्डर नोटेशन। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सेट को राइट करने के टोटल थ्री वेज हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है हमारे पास, ये आपने सेट वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया होगा, शायद पढ़ा हो। इसमें एक फॉर्म होती है हमारे पास, जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सिमिलरली हमारे पास इसकी जो सेकंड टाइप होती है वो होती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म एंड थर्ड जो हमारे पास फॉर्म होती है उसको सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है, बिल्डर फॉर्म। ये, अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल भी कंसीडर कर लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट गिवन है। सेट को मैं नाम दूंगा कि उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बेसिकली अगर इन सेट्स को देखा जाए तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं? सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर है। तो एक प्रॉपर इसकी एक सीक्वेंस दी हुई है। अगर मैं इसको ये कौन सी कैटेगरी है? ये टेबुलर कैटेगरी है। इन शॉर्ट एक सिंपल लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म हमारे पास वो वाली फॉर्म होती है जब हम ये ब्रैकेट यूज करें, मिडिल ब्रैकेट, और इसके बिटवीन एलिमेंट्स लिख दें और उनको कॉमास के अंदर लिख दें, उसको बोला जाता है ये टेबुलर फॉर्म गिवन है। अब दूसरी फॉर्म मैंने आपको बताई थी सेट की टाइप, वो बताई थी मैंने सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव ये होता है कि ये जो अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दी है, तो इसको अगर मैं अपने अल्फाज के अंदर बयान कर दूं तो उसको सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है। तो अब इसको, अब देखें, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? वन से शुरू हो रहा है। मे बी आप जानते हो कि सेट ऑफ हमारे पास एक नेचुरल नंबर होता है, हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर होता है, सेट ऑफ ऑड नंबर होता है, सेट ऑफ इवन नंबर होता है। इन तमाम सेट्स को अगर याद नहीं है तो ये देख लें कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होती हैं। इसी तरह से प्राइम नंबर, ऑड, इवन, इन तमाम को एक दफ़ा वेरीफाई करें, देन इस तरफ आ जाए। अब देखें, ये बेसिकली ये वन से स्टार्ट हो रहा है सेट और कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। इसका मतलब है कि सेट ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट अगर वन से स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर ये सेट जीरो से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 अगर तरतीब दी होती, तो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास दिया हुआ है होल नंबर। इन केस के अगर जीरो भी होता, +1 भी होता, -1, +2, -2, +3, -3, मतलब जीरो भी है और प्लस और माइनस वाले दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो रैंडम भी हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर मैंने दिया ना 1 2 3 10 तक, आप इसको रैंडम भी रिकॉल कर सकते हैं। कैसे? 1 5 10 15, आप कोई भी रैंडम नंबर ले लें, ये चीज़ कोई इशू नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर जो एक गिवन मैंने एग्जांपल दी है 1 से 10 तक, इसको अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहें तो आप मेरे ख्याल में फिर ऐसा लिखेंगे कि ये हमारे पास है, सपोज करें ये ए सेट है, और ए सेट को आप वर्डिंग में लिखेंगे तो इधर लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। डेफिनेटली ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ही हैं। फर्स्ट 10 क्योंकि ये वन से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड अप टू सो 10 तक जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी दो टाइप सेट की सीख ली। एक हमने टाइप सीख ली सेट टेबुलर फॉर्म, और सेकंड हमने सीख ली सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दैट इज टेबुलर फॉर्म एंड दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एंड थर्ड वन इज दैट सेट बिल्डर फॉर्म। ये लॉजिकल भी है और थोड़ी सी कंसेप्चुअल भी है। मैं इसको कोशिश करता हूँ एक क्लियरली एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पास चूंकि सेट ए ही है,
मैं इसी मिसाल को ही कंटिन्यू करता हूँ और इसको शिफ्ट करता हूँ सेट बिल्डर में। अच्छा, हमेशा याद रखें एक चीज़, कि आपने जब भी सेट बिल्डर को लिखना हो, ये ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और इसी ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे। इसके दरमियान हमने कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। अच्छा, वो क्या लिखेंगे? ये एक सिंबल, हमेशा आपने ये वर्ड तो यूज करना ही करना है, एक्स। एक यहाँ पर एक लाइन आप खींचेंगे, इस लाइन को नाम देंगे, मैं इधर लिख भी देता हूँ, सच दैट। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सच दैट। अब देखिए, एक्स सच दैट, एक्स लिखेंगे। अच्छा, ये आप सेट, आपके पास कोई भी गिवन हो, टेबुलर फॉर्म में गिवन हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर गिवन हो, ये जो थ्री वर्ड्स हैं ये तो लिखने ही लिखनी है, इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखें, एक्स सच दैट, एक्स है बिलोंग्स टू, ये फोर वर्ड्स। अब इसका मतलब फोर वर्ड हमेशा हम लिखने हैं, चाहे सेट किसी भी टाइप का हो। लेकिन यहाँ से बात आगे शुरू होती है। अब चूंकि हमारे पास ये जो गिवन सेट है, ए मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा, वन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर गिवन है, लिहाजा मैं यहाँ पर लिखूंगा एन। अगर यहाँ पर ये सेट जो है वन से शुरू ना होता, जीरो से स्टार्ट होता, तो मैं यहाँ पर लिख देता एन की जगह डब्ल्यू। अगर मिसाल के तौर पर ये जो टेबुलर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है, ये जीरो से स्टार्ट होता और प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू इस तरह लिखा होता, तो इसका मतलब है कि वो सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जेड लिख देता, जिसको हम जी भी रिकॉल करते हैं। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो हमारे पास सेट गिवन होगा, उसको देखते हुए हमने सेट बिल्डर को डिनोट करना है और उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। अच्छा, यहाँ तक तो बात आ गई। आगे एक वर्ड यूज करते हैं एंड का। इस सिंबल को आपने इस सिंबल को क्या बोलना है? एंड। इसका मतलब है, अब ये मैं कंप्लीट रिकॉल करता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड से मुराद ये होता है कि ये जो गिवन सेट है, ये तो पता चल गया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से गिवन है। ये सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंबल यूज करेंगे वन, वन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वन भी इंक्लूड है हमारे पास। हाँ, लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू टेन लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये वन से स्टार्ट हुआ और टेन पे जाके एंड हो गया। अच्छा, ये कुछ सिंबल्स भी यूज होते हैं, इनका भी पता होना चाहिए। ये जो सिंबल मैंने यूज किया, ये फोर टाइप के हैं। एक सिंबल ये यूज करते हैं, इसका मतलब होता है लेस देन। इसका मतलब क्या होता है? लेस देन। एक और सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। इस सिंबल को आपने रिकॉल करना है, लेस देन और इक्वल। एक और सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर देन। ये मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, ये वैसे ही कर रहा हूँ समझाने के लिए, आपने सर्कल नहीं करना, सिर्फ ये सिंबल की बात हो रही है। ये सिंबल है ग्रेटर देन, और ये जो सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको रिकॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर ये जो हमारे पास गिवन सेट होगा, उसको देखते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन हमने करनी है कि इसमें क्या कुछ हो रहा है हमारे पास। सो अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो गिवन है इस स्लाइड के अंदर, वो ये गिवन है कि एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड। आप इसको इग्नोर कर दें बेशक, ये जो मैंने आपको समझा दी है, ये जो टर्म जनरल, कोई भी आपके पास सेट गिवन हो और उसको सेट बिल्डर में अगर आप लिखने जा रहे हो, तो आप ये वाली एक टेक्निक यूज करें। दैट इज वेरी सिंपल। इसमें चूंकि एक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ तक तो ये चीज़ कॉमन है। बाकी यहाँ पर सेट कौन सा लिखना है, ये सवाल को देखते हुए डिसाइड करेंगे। ये एंड तो हर हर सेट बिल्डर में लिखना है। आगे जो कंडीशन लिखनी है वो सवाल को देखते हुए कि यहाँ पर क्या कुछ पूछा जा रहा है ना, तो उस हिसाब से ये चीज़ लिख देंगे। आई होप सो ये आपका कवर हुआ। इसके बाद ये एक नेक्स्ट एक लाइन दी हुई है, मैपिंग और एरो डायग्राम। इन मैपिंग देयर आर थ्री स्टेप्स, क्रिएट टू ओवल्स विद डोमेन ऑन द लेफ्ट एंड रेंज ऑन द राइट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जी, हमारे पास एक सेट है ए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास ना ये सेट ए है, सपोज ये है वन टू थ्री। एक सेट बी है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? ये है
4 और ये है 5 और ये हमारे पास क्या कौन सा सेट है, 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर कंसीडर करना है सेट ए को नाम देंगे 1 2 एंड 3। इसी तरह से हमारे पास एक सेट बी है, इसको आप नाम, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 5 6, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 4 5 एंड 6 का नाम देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो सेट्स के दरमियान एक्सप्लेन करने वाले हों तो आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिहाजा अब मैं इनको एक क्लैरिटी में लेके जा रहा हूँ। ये हमारे पास सेट ए हो गया और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3। और इसी तरह से हमारे पास सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। तो बेसिकली ये वही बात इसमें पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि ये जो आप टू ओवल्स बने, मतलब ये जो मैंने बना दिए विद डोमेन ऑन द लेफ्ट, मतलब वो ये कह रहा है कि हमेशा जब इस तरह के दो सेट हों और उनके दरमियान आप रिलेशन बनाने जा रहे हो, फंक्शन बनाने जा रहे हो, तो उसमें हमेशा जो पहला सेट होगा आपके पास वो क्या पहला सेट यहाँ पर क्या है, ए है ना। ए को फिर आप नाम देंगे किस चीज का, डोमेन का नाम देंगे। ठीक है। और इसी तरीके से अब दूसरा क्या हमारे पास सेट बी है, बी को आपने क्या नाम देना है, रेंज का। अब देखें, सेट ए को मैंने डोमेन का नाम दिया, सेट बी को रेंज का नाम दिया। चूंकि अब आप सपोज करें ये हमारे पास एक इक्वल का भी संबल है ना, मिसाल तो है नहीं लेकिन एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। इक्वल से ये पहले है ना, तो इसका मतलब है ये जो है ये लेफ्ट साइड है, ये इक्वल के बाद है, तो इसको आप राइट साइड का नाम भी दे सकते हैं। तो ये इधर यही बात कह रहा है कि ये जो डोमेन है ये हमेशा किस पे होगी, लेफ्ट के ऊपर होगी, और जो रेंज होगी वो हमेशा किसके ऊपर होगी, राइट के ऊपर होगी। इसको आप दूसरे लफ्जों में एक ऑर्डर पेयर में भी कंसिडर कर सकते हैं। देखें, ये है 1 2, ये है 3 4। अब इस सेट के अंदर लेफ्ट पे यूं कह दें कि ये आपके पास ये 1 दिया हुआ है, इसको डोमेन का नाम दें, और ये 2 जो है ये कॉमा के बाद दिया हुआ है, इसको राइट का नाम दे दें। इसका मतलब इसको किसका नाम देंगे, इसको रेंज का नाम देंगे। इसी तरीके से 3 जो है अब आपके पास वो क्या होगा, डोमेन होगा, और 4 जो होगा वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। तो ये बात क्लियरली हो गई। अच्छा, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड एंड कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि कोशिश कर रहा है कि आपके पास ये जो डोमेन होती है ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप देखें, डोमेन रिपीट ना हो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको अगेन यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेट ए है, ये एलिमेंट्स हैं इसमें, इसमें है हमारे पास 1 है 2 है। अगर मैं अगेन 1 लिख दूं, अब देखिए 1 रिपीट हो गया ना सेट ए के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये बात वैलिड नहीं होगी। तो एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कनेक्ट्स एलिमेंट ऑफ द डोमेन विद कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इन रेंज। अब आपने कनेक्ट्स करने हैं, कनेक्ट्स करने से क्या मुराद है, ये जो मैंने इक्वल, ये बेसिकली एक फंक्शन होती है, मैप करती है। मैं उसको क्या नाम देता हूँ, एफ का नाम देता हूँ। अब देखें, ये जो 1 है, मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये 6 के साथ मैप कर रही है, और ये जो है हमारे पास 2, ये हमारे पास मैप कर रही है 4 के साथ, 3 जो मैप कर रही है किसके साथ, 5 के साथ। तो इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट में लिखना हो, 1 कर रही है 6 के साथ, और 2 किसके साथ मैप कर रही है, 2 मैप कर रही है हमारे पास 4 के साथ, और इसी तरीके से 3 मैप किसके साथ कर रही है, 5 के साथ कर रही है। तो इसी तरीके से आप देखें, इसको ब्रैकेट में लिख दें। अब ये कंप्लीट बात हो गई। सो अब यहाँ पर देखें, एग्जांपल है हमारे पास कि स्ट्रेट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पर क्या साबित हो रहा है कि आपके पास ये जो पहला एलिमेंट होगा हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है। इन तमाम फर्स्ट एलिमेंट्स को आप डोमेन का नाम देंगे। ऐसा देखें, 2 है, 4 है, 2 4 3 6 एंड 2। देखिए इनको आप तरतीब से लिखें, 2 3 4 6, 2 3 4
इसमें टोटल एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 3 4 6 2। ये देखिए 2 3 4 6 2। अच्छा यहाँ पर देखें, ये टू जो है रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो उसको यहाँ डोमेन में एक दफा लिखेंगे। अच्छा याद रखें, रिलेशन की डोमेन कुछ और होती है, फंक्शन की डोमेन कुछ और होती है। अगर मैं कहूँ कि ये जो गिवन एग्जांपल है हमारे पास, ये जो जिसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि ये मुझे बताएं क्या ये फंक्शन भी है या सिर्फ डोमेन है? तो इसका आंसर होगा ये सिर्फ रिलेशन है। सॉरी, ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये फंक्शन नहीं है, और हमें कैसे पता चलेगा सवाल को देखते हुए? यहाँ पर गौर करें तो टू जो है वो रिपीट हो रहा है, डोमेन के अंदर टू रिपीट हो रहा है। जहां पर डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कहता है कि हमारे पास ये टू जो है, टू जरूरी नहीं है, फंक्शन कहता है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इसमें से, इस गिवन सेट में से हम किसको डिलीट कर दें तो हमारा फिर रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा, इस लास्ट सेट ऑर्डर पेयर को। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, सपोज करें ये है ही नहीं, तो देखिए अब कोई एलिमेंट डोमेन का रिपीट नहीं है, 2 4 3 6, तो इसका मतलब इसमें से कोई रिपीट नहीं है, दैट्स मीन कि ये अब फंक्शन है। अगर ये एलिमेंट डोमेन का कोई रिपीट हो जाए, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि सवाल के अंदर यही पूछा जा रहा है कि डोमेन और रेंज बताएं, किसकी रेंज बताएं? रिलेशन की रेंज बताएं। लिहाजा हम रिलेशन की मतलब रिलेशन के लिए जो डोमेन होगी, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उनको उठा लेंगे, उनका एक सेट बना देंगे। अब सेट हमने 2 3 4 6 बनाया, चूंकि यहाँ टू भी रिपीट हो रहा था तो उसको हमने वन टाइम लिख दिया, उसको रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से रेंज की बात है, इसका हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, पहले ऑर्डर पेयर में -3 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में -1 है, और 6 है, और फिर 3 है। तो इनको जब एक तरतीब से लिख देंगे, दैट्स मीन कि ये रिलेशन की रेंज की बात हो गई। इसी तरीके से ये पता, अब हमें पता चल गया कि जो रिलेशन होता है उसमें फंक्शन रिपीट हो सकता है डोमेन का। जैसे ये रिपीट हुआ और ये डोमेन में एलिमेंट टू रिपीट हो गया, मतलब रिलेशन के अंदर रिपीट की गुंजाइश है, लेकिन फंक्शन के अंदर रिपीट की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हर फंक्शन, हर फंक्शन जो है इज अ रिलेशन हो सकता है। अब देखें, अब इसमें से हर जो फंक्शन डोमेन हो, फंक्शन जो बनेगा ना, उसकी जो डोमेन होगी डेफिनेटली रिलेशन भी है। रिलेशन है तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन बना है। लेकिन देखें यहाँ पर ना, अब टू चूंकि गिवन एग्जांपल में रिपीट है डोमेन में, तो ये फंक्शन तो नहीं है लेकिन रिलेशन है। तो फिर हम कह सकते हैं कि एवरी रिलेशन, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, तो हम इस तरह से इनको कुछ एक्सप्लेनेशन में लेके आ सकते हैं। अब हमें अंदाजा हो गया कि डोमेन, रेंज, रिलेशन की कैसे फाइंड करते हैं और इसकी कैसे फाइंड करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक दफ़ा एमसीक्यूज भी लास्ट ईयर आया था कि इस तरह से एक सेट दिया हुआ था ऑर्डर पेयर का, उसमें पूछा जा रहा था कि ये जो सेट है बताएं ये फंक्शन है या नहीं है, इस तरह का। तो वो देखना था कि उसकी डोमेन रिपीट है या नहीं है, वहां से बता देना था कि ये फंक्शन है या नहीं है। और यहाँ से एमसीक्यू ऐसे भी बन सकता है कि वो कह देगा कि एक रिलेशन दे देगा, वो सवाल में कह देगा कि ये रिलेशन है, इसकी डोमेन बताओ, ये रिलेशन है, इसकी रेंज बताओ। फंक्शन इसी तरह से दे देगा, वो उसके बारे में भी पूछ सकता है। मीन्स वेल कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। आप देखिए, हमारे पास वो सवाल में कह रहे हैं कि इसकी मैपिंग करें। अब मैपिंग में जो हमेशा सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, अब देखें फर्स्ट एलिमेंट इधर क्या है, टू, ये हमने लिख दिया। अब क्या है नेक्स्ट, वन, ये लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, टू, वो ऑलरेडी गिवन है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्या है, जीरो, लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, वन, वन ऑलरेडी हमने लिख दिया है तो दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब थ्री क्या है,
यहाँ पर लिख देंगे, मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको हम नाम देंगे सेट ए का। अब इधर क्या है, -6 4 4, -6 है, ये 4 रिपीटेड है चूंकि इन दो जगह पे, एक ये है और सेकंड ये है, तो हम एक दफा लिखेंगे, सिमिलरली जीरो भी लिख देंगे। और इसी तरह से -6 है और जीरो है, -6 चूंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है और जीरो भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हम इसको मैप कैसे करेंगे, देखें। अब एक टू तो डोमेन में ये दिया हुआ है, दूसरा डोमेन में ये दिया हुआ है। अब इसका मतलब टू जो है वो मैप -6 के साथ भी कर रहा है, 4 के साथ भी कर रहा है, इसलिए टू जो है वो -6 के साथ भी कर रहा है यहाँ पर, और किसके साथ मैप कर रहा है, 4 के साथ भी मैप कर रहा है। तो ये रहा हमारे पास। अच्छा इसी तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट है 1, 1 को मैप किसके साथ, 1, आप देखें सबसे पहले देखें कि 1 के ऑर्डर पेयर कितने हैं डोमेन में। एक तो हमारे पास ये गिवन है 1, 1 के हवाले से, और सेकंड हमारे पास ये गिवन है 1 के हवाले से। इसके अलावा तो और कोई गिवन नहीं है। अब ये हम 1 लिख देंगे। अब 1 को किसके साथ मैप किया जा रहा है, 4 के साथ, ये हमारे पास 4 के साथ मैप करेंगे। अच्छा 1 को, और 1, 1 को 4 के साथ मैप किया जा रहा है, और 1 को -6 के साथ, देखें 1 को 4 के साथ और -6 के साथ मैप किया जा रहा है। अच्छा अब इसी तरह से हम टू को, टू तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जीरो जीरो के साथ कर रहे हैं, देखें जीरो जीरो के साथ मैप कर रहे हैं। और इसी तरीके से 1 जो है वो -6 के साथ, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 जीरो के साथ कर रहा है, ये देखें 3 ये जीरो के साथ कर रहा है। यहाँ पर ये जो मैपिंग हमने की है, याद रखें, ये रिलेशन की मैपिंग है, ये फंक्शन कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। जो अगर इस तरह की फॉर्मेशन बन जाए तो हम कभी भी उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। आई होप सो यहाँ तक आप बच्चों को मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं, अभी अभी तक यहाँ तक हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया कि डोमेन की पहचान कैसे होगी, रेंज की पहचान कैसे होगी ऑर्डर पेयर में, और इसी तरह से, और इसी तरह से हमने देखा कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो गिवन टर्म दी हुई है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, ये हमारे पास रिलेशन की फॉर्म है या फंक्शन की फॉर्म है। ये सारा कुछ हमने यहाँ तक कवर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास यहाँ पर 4 to 5 टाइप्स गिवन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, वाइड रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें आइडेंटिटी रिलेशन क्या है हमारे पास। ए रिलेशन आई ऑन ए इज कॉल्ड, वहाँ यहाँ इसका मतलब ये होता है कि सेम टू सेम अगर एलिमेंट मैप कर रहे हूँ ना, तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब जो एलिमेंट आप फंक्शन में पुट करें, मिसाल के तौर पर ये है f(x) = x है हमारे पास, आप फंक्शन में 1 पुट करें, f(1) = 1, जो एलिमेंट पुट करें आगे से वही एलिमेंट है। आप देखें, आप यहाँ पर 2 पुट करें फंक्शन में, तो f(2) = 2। इसी तरह से f(3) = क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट पुट करते हैं दोबारा से वही एलिमेंट आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट हमारे पास बी है, लेकिन इसका जो रिलेशन बनाया हमने, रिलेशन के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हमने निकाले, वो है क्या, 1 1 2 2 3 3, मतलब सेम एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में। अगर इस तरह की फॉर्मेशन हमारे पास बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि भाई ये है आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप सो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से मुराद ये होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन भी हूँ, और अब देखें यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। रिफ्लेक्सिव की दो प्रॉपर्टीज हैं, पहले वो बताना चाहिए। एक्स रिलेट कर रहा है वाई को, ठीक है, और इसी तरीके से एक्स वाई के साथ करता है, और वाई आई होप सो कि वो एक्स के साथ कर जाता है, दैट्स ऑल। तो अब देखिए, ये एक तो 1 1 है। अच्छा
एक्स वाई के साथ और वाई किसके साथ रिलेट करे, एक्स के साथ। ये दो कैटेगरीज बननी चाहिए। अब आप देखें इसमें ये टू है, इसको आपस में आगे पीछे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्री थ्री को भी, फोर फोर। इसका मतलब है कि सेट ए के अंदर जो जो एलिमेंट्स गिवन है उसी को उसी के साथ ही ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। अब देखें ये टू फोर लिखा हुआ है, टू फोर से आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि क्या ये टू फोर। अच्छा, आपका ये भी तो सवाल होगा कि टू फोर की जगह हम टू थ्री लिख दें, क्या ये वैलिड है? आपके जहन में ये भी आ रहा होगा, टू थ्री की जगह पे हम अगर कुछ और लिख दें, क्या थ्री और फोर लिख दें, क्या ये भी वैलिड है? अच्छा, ऐसा भी तो आपके जहन में आ सकता है कि वन और फोर लिख दें, क्या ये भी हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? इन सब का आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो हमने टू फोर लिखा है, इसमें ये जो टू है, इसका मतलब टू डोमेन है। क्या डोमेन पीछे से कहीं गिवन है? बिल्कुल गिवन है, ये गिवन है। अब ये जो फोर है, ये रेंज में गिवन है, क्या रेंज यहाँ पर गिवन है? बिल्कुल गिवन है जी, ये गिवन है। इसका मतलब है कि ये डोमेन और रेंज इसमें प्रीवियस सेट्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। दैट्स मीन कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखें, अगर इसको देखें टू थ्री, टू तो बिल्कुल हमारे पास ये है, और थ्री हमारे पास रेंज है, वो ये भी है, बिल्कुल ये एलिमेंट है। सिमिलरली थ्री फोर को भी आप देख सकते हैं, वन फोर को भी देख सकते हैं। यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसकी पेपर में इसका एग्जांपल के थ्रू भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज के अंदर। और इसका जनरल फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि एक्स जो है वो रिलेट करता है वाई के साथ, तो और वाई वाई जो है वो रिलेट करता है एक्स के साथ। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन हो उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह रिफ्लेक्सिव है, अब है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन से मुराद ये है कि आप आपके पास ये जो आर्डर, ये जो सेट लिखा हुआ है ना, तमाम का तमाम आप उसी को उसी के साथ ही लिख दें। तो वो यूनिवर्सल सेट, मैं आपको एक यूनिवर्सल सेट एक्सप्लेन करके एक छोटी सी मिसाल के साथ बता देता हूँ। अच्छा, सपोज करें आपके पास ये ए सेट ए है। आपके पास क्या है? सेट ए है। ए आपके पास सेट है वन टू, बस भी वन टू है। आपके पास बी क्या है? थ्री और फोर है। अगर इसको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी एमसीक्यूज आता है। क्या अब ए सेट दिया हुआ है, सेट बी भी दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे। तो आप देखें इसमें, आप आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं ए सेट में? टू हैं, सेट टू। तो इसका मतलब है जनरल फॉर्म होता है टू की पावर एन। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दो, तो टू की पावर टू है। टू की पावर टू किसके बराबर होता है? फोर के। इसका मतलब है कि इस गिवन सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? फोर होंगे। और इसी तरीके से, या आप उनको मल्टीपल, आप इन शॉर्ट इसको आप इसको दूसरे रूल में एक्सप्लेन कर दें। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? वन टू थ्री फोर। इसमें कितने हैं? वन टू थ्री। इसका मतलब है सेट ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फोर, सेट बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? थ्री हैं। तो जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो आप फिर लिखेंगे फोर मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो आपके पास होने हैं वो कितने होने हैं? फोर होने हैं। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसमें। अब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। आपके पास सपोज ये सेट ए है, ये है आपके पास वन टू है। सेट बी है आपके पास, सेट बी थ्री एंड फोर है। तो आपने क्या करना है? ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी, ये है वन टू, और मल्टीप्लाई फॉर्म में थ्री एंड फोर है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान ही तरीकाकार है। ये फर्स्ट एलिमेंट को आप करेंगे फिक्स। ये जो पहला एलिमेंट क्या है? वन है। इन दोनों, थ्री और फोर, इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, याद रखें। अब वन को थ्री के साथ करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे। वन थ्री आ गया, कॉमा दिया मैंने, फिर वन को फोर के साथ। इसी तरीके से अब आपने टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। टू कमा थ्री है हमारे पास,
इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, 2, 4 है आपके पास, 1, 4, सॉरी 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। अब देखें, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी पॉसिबिलिटी बनती थी हमने सारे की सारे लिख दिए हैं। इस तरह की सेट को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और दूसरे लफ्जों में इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। कि हर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, लिहाजा इसको यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन से मुराद होता है कि इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए और बी का आपस में कोई भी ताल्लुक ना हो, एम्प्टी सेट आ जाए तो उसको वाइड रिलेशन बोला जाता है। इसके इसके बाद होता है सिमिट्रिक। सिमिट्रिक का मतलब होता है, सिमेट्रिक का एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ। सिमेट्रिक में देखें, ये आपके पास आप यूं समझ लें कि आप आईने के सामने अगर खड़े हो जाएं तो आप खुद को देखें तो वहां पर आपका एक सामने से अक्स नजर आएगा। तो ये आप यूं समझ लें कि ये आपकी सिमेट्रिक सिमेट्रिक फॉर्म है। मतलब आप देखें आपके पास सेट हैं 1, 5। आप इसकी सिमेट्री कैसे करेंगे, एलिमेंट्स चेंज कर देंगे। वो कैसे, 5 एंड 1 है। इसका मतलब 1 5 की जगह चला गया और 5 1 की जगह चला आया। तो ये एक दूसरे के, इसको क्या बोला जाता है मैथ की जबान में, कि ये सिमेट्रिक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिमेट्रिक भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास है ये वही चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, के फंक्शन क्या होता है, उसमें पहले एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, दूसरे को क्या बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर बस यहाँ जो अहम चीज़ें हैं एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि आप इसको कहा जा सकता है कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, या वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो, इसको बोला जाता है वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। एक्स की इमेज है वाई। एक ये भी कंसेप्ट यहाँ यूज किया जाता है। और सेकंड कंसेप्ट इसका यूज किया जाता है, एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई। ये एमसीक्यूज आते हैं, ये ख्याल रखिएगा बच्चे। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है तो इसका क्या मतलब हुआ। वाई इज द इमेज ऑफ एक्स, एक ये भी बोला जाता है। एक्स इज द प्री इमेज ऑफ वाई, ये भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ भी है कि ये लाइन लिखी हुई है, इसको आपने अच्छे तरीके से एक अंडरस्टैंड कर लेना है। प्री इमेज ऑफ वाई अंडर एफ है। अब देखिए हमारे पास है, फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, एफ इसको रीड कैसे करते हैं, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी। इस तरीके से जब आप लिख देंगे इसका मतलब है कि ये जो ए है ये फर्स्ट सेट है, ये लिखा हुआ है सेट ए, और ये जो बी है ये सेट बी लिखा हुआ है। और ये जो एफ है, यहाँ से एक एरो डिनोट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि ये, अब ये यही चीज बन गई, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एरो से जो पहले होगा हमेशा हमेशा वो डोमेन कहलाएगी, और जो एरो के बाद होगी हमेशा वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास रेंज कहलाएगी। आई होप सो ये चीज समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ देखें, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। डेफिनेटली हमने क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिलेशन के अंदर डोमेन जो है वो रिपीट हो जाती है, जबकि फंक्शन के अंदर डोमेन रिपीट नहीं होती। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। अब देखें हमारे पास ये सवाल में पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो लेट्स सी, ये ए को चेक करते हैं हम, वेदर रिलेशन बिलो इज अ फंक्शन और नॉट। अब देखें 2, 1, 3, 1, 4, 2, इसमें देखना है हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। मतलब 2, 3 एंड 4 ये सेट बन गया ना। अब देखिए इसमें कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। अब सेकंड एलिमेंट देखें, बी सेट को, बी सेट में हम देखें, शाबाश देखें ये फंक्शन है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखें हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है। ये देखें 2, 2, 3, 4, 2 चूंकि रिपीट हो गया है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन है।
फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है। इसी तरीके से आप देखें इसका नेक्स्ट, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर का जो पहले एलिमेंट है वो यूनिक यूनिक है, कहीं रिपीट नहीं होता दोबारा से। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर ऑफ आर। नो टू ऑर्डर पेयर ऑफ आर का मतलब होता है रिपीट दोबारा से ना आए, कैन बी इक्वल, देयरफॉर ओनली इन दैट केस आर विल बी फंक्शन। ये वही बात मेरी वाली दोबारा रिपीट हो रही है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड रिलेशन। अच्छा, इनवर्स ऑफ फंक्शन से क्या मुराद हुआ? अब आपके पास कोई ऑर्डर पेयर अगर गिवन है, ऑर्डर पेयर में देखें आपके पास क्या गिवन है। सपोज करें ये एलिमेंट्स मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ, सेट ए है आपके पास, ये है 1 2, यहाँ पर है 3 4, यहाँ पर है 5 6। जब आप कहेंगे ना इसका इन्वर्स मालूम करें, इन्वर्स का मतलब ये होता है ये जो डोमेन है वो रेंज में तब्दील हो जाए, रेंज डोमेन में तब्दील हो जाए। क्या मुराद है इस बात से, इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू होगा, इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू होगा 1 2 है ना ऑर्डर पेयर, रहेगा यही ऑर्डर पेयर, लेकिन इसमें एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर दें। अब 2 पहले आ जाएगा, 1 बाद में चला जाएगा। इसी तरीके से 4 पहले आ जाएगा और 3 बाद में चला जाएगा। इसी तरीके से आपके पास 6 पहले आ जाएगा और 5 बाद में चला जाएगा। ये आपके पास इनवर्स ऑफ फंक्शन इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर से मालूम कर सकते हैं। ऐसे तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन मालूम करने के मल्टीपल वे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन चूंकि यहाँ तक फिलहाल जहाँ तक ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है वो यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। अच्छा, अब देखें ये 2 2 है ना, ये 2 2 दोबारा वही लिखा हुआ है, 2 4 है, 4 जगह तब्दील होगी ना दोनों की, 3 3 तो वैसे आ जाएगा इसकी, चूंकि जगह भी तब्दील करें सेम एलिमेंट्स हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 4 भी सेम है, तो लिहाजा ये उसका इनवर्स है। अच्छा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी वही लिखी हुई है जो मैंने रिपीट कर दी है। लिहाजा यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो जाती है, हम इसके बाद नेक्स्ट इस पे जाते हैं। अब अभी तक हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की टाइप्स क्या है, फिर हमने देखा कि ऑर्डर पेयर से फंक्शन कब होता है, फंक्शन कब नहीं होता। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारे पास है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वन वन एंड सॉरी वन वन इनटू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसको हम वन बाई वन करके वेरीफाई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखें जी, हमारे पास है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की मिसाल जो है ना, वो एक ही मिसाल है और बड़ी पॉपुलर है, एक ही चीज है। मैं अगेन इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अच्छा खैर, आप देखें ये आपके पास ये जो सेट गिवन है, इसमें 1 2 के साथ मैप कर रहा है, 3 4 के साथ, 5 6 के साथ मैप कर रहा है ना। इसमें कोई एलिमेंट स्किप तो नहीं हुआ, किसका, सेट ए का। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं सेट बी के अंदर। अच्छा से देखें, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट हमारे पास बच गया है, रिमेनिंग है, जो किसी के साथ मैप नहीं कर रहा। आपने सेट बी को फोकस नहीं करना, आपने हमेशा किसको फोकस करना है, सेट ए को फोकस करना है। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स मैप करने चाहिए। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट बच जाता जो मैप ना करता तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, वो फंक्शन बन ही नहीं सकता। तो फंक्शन की बात ही तब होती है जब सेट ए के तमाम एलिमेंट्स मैप करें, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेट ए का एलिमेंट जो सेट बी के साथ मैप करे वो एक ही एलिमेंट के साथ मैप करे। ऐसा नहीं कि 1 को 2 के साथ भी कर दें और 1 को 4 के साथ भी कर दें। अगर ऐसा हो गया तो ये गलत है, ये इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन जरूर है लेकिन फंक्शन नहीं है, चूंकि डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है, किसके साथ, 2 के साथ भी रिपीट हो रही है और 4 के साथ भी रिपीट हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो 3 है, ये देखें 4 के साथ है, और 3 अगर 6 के साथ भी कर दूं तो इसका मतलब है कि ये भी फंक्शन नहीं हुआ। लिहाजा अब आप इसको रीड करें, एफ इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट रेंज एफ। अच्छा, यहाँ पर देखें सेट बी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं जो बच गए हैं,
इसका मतलब है कि आपके पास ये एक सपोज करें सेट ए है, ये है 1 2 3 और है 4, और एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 3 हैं। तो आप कह सकते हैं बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। क्यों, बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर भी मौजूद हैं, और सेट ए में एलिमेंट्स ज्यादा भी हैं, तो इसका मतलब है कि ये सबसेट है। इसी पैटर्न के ऊपर अगर मैं बताऊं तो आप गौर करें, सेट बी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं जो बच गए हैं, लेकिन सेट ए के अंदर तो नहीं बचे। अच्छा, एक और बात भी आप याद रखें, ये जो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स होते हैं ना, इसको बोला जाता है को डोमेन। क्या बोला जाता है यहाँ पर ना, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को बोला जाता है डोमेन। ये बात आपने ध्यान में रखें। तीन वर्ड हमेशा यूज होते हैं फंक्शन के अंदर, एक होता है डोमेन का वर्ड यूज, एक होता है को डोमेन का, एक होता है रेंज का। तो ये तीनों अलग पैरामीटर्स होती हैं। अब मैंने बताया कि सेट ए जो है वो क्या कहलाएगा, डोमेन। सेट बी कंप्लीट क्या कहलाएगा, को डोमेन। अब देखें सेट बी के अंदर वो वाले एलिमेंट जो मैप हो रहे हैं वो कौन कौन से मैप हो रहे हैं, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है और 6 हो रहा है। जो जो एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को आप क्या नाम देंगे, रेंज का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, रेंज का नाम देंगे। लिहाजा अब आप कह सकते हैं ये जो रेंज के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, लेकिन सेट बी के अंदर एलिमेंट टोटल कितने हैं, 4। तो इसका मतलब है कि रेंज जो है, रेंज एफ जो है ये सब सेट है किसकी, बी के अंदर। क्यों, रेंज एफ के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन बी के अंदर एक एलिमेंट है 8 जो रेंज में नहीं आ रहा। लिहाजा ये वही बात कहने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहाँ जो एमसीक्यूज है वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से बनाया जा सकता है। कैसे, कि फंक्शन फ्रॉम ए टू रेंज एफ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रेंज एफ डज नॉट इक्वल टू बी है। इसका मतलब है कि वो वही है कि उसका सब सेट हो गया। डेफिनेटली देखें, रेंज एफ, एफ के अंदर 3 एलिमेंट हैं रेंज के अंदर, और बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, वो बराबर तो ना हुए ना। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि ये डज नॉट इक्वल टू। लिहाजा इसको आप जिस वे में भी एक्सप्लेन करना चाहें, ऑल एस्पेक्ट इसका, लेकिन मरकजी जो थीम है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको कहा जाता है, देखें ऑन टू फंक्शन कहते हैं जब आपके पास जो सेट बी है, सेट बी को आपने क्या नाम दिया था, को डोमेन का। को डोमेन जब बराबर हो जाए किसके, रेंज के। अब देखें ये कैसे बराबर हो गया, सेट बी के अंदर तो 2 एलिमेंट्स हैं, M1 M2, और दोनों एलिमेंट जो हैं डेफिनेटली ये को डोमेन भी हैं और रेंज भी बन रहे हैं। क्यों, रेंज क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये एक इस एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं सारे के सारे। सेट बी में तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बाकी रिमेनिंग हो, जो मैप ना कर रहा हो। लिहाजा ये रेंज और को डोमेन बराबर हो गई। जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए, रेंज एफ ऑफ एफ इक्वल टू बी की हो जाए, इसका मतलब है कि वो क्या कहलाता है, वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इन टू फंक्शन में क्या था कि रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ऑन टू फंक्शन में आप क्या नाम देंगे, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी। तो ये इस तरीके से ये ऑल एक्सप्लेनेशन हो जाती है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास है वन टू वन फंक्शन। वन वन एंड इनटू, वन वन से मुराद ये सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है। सेट ए का जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट ए के साथ मैप कर रहा है। ये वन वन हो गया ना। अच्छा, वन वन भी है और एन टू भी है। एन टू क्यों है, क्योंकि एन टू के अंदर एक एलिमेंट हमारे पास बच गया है। लिहाजा इसी तरीके से ये हम इसको क्या कहेंगे, वन वन एंड एन टू फंक्शन। याद रखें, वन वन एंड एन टू फंक्शन को क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ये ख्याल रखिए, ये एमसीक्यूज है एक, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। वो डिफरेंट वे में डिफरेंट वर्डिंग के अंदर पूछा जा सकता है, लेकिन थीम यही एक ही होगी। अच्छा, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। अब देखिए हमने क्या देखा था ऑन टू फंक्शन में, बेसिकली ऑन टू फंक्शन में हमने ये देखा था कि तमाम एलिमेंट्स सेट बी के जो हैं वो मैप करें, रेंज एफ इक्वल टू बी के हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं,
और वो सब के सब रेंज भी हैं, लिहाजा ये तो हमें पता चल गया ये ऑन टू है। और क्या ये वन वन भी है? वन वन से डेफिनेटली वही मुराद है कि ये जो सेट ए है सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, सेट बी भी एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, और सेट सी भी सिर्फ एक एलिमेंट वाई के साथ मैप कर रहा है। इस सूरत में आप इनको क्या नाम देंगे? वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखें, इसके बाद टॉपिक आ जाता है क्वाड्रेंट का। ये क्वाड्रेंट में आप देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। लेकिन आप देखें ये प्लस प्लस लिखा हुआ है। प्लस प्लस ऐसा क्यों है? ये एक्स एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस ये है आपके पास पॉजिटिव, और ये एक्स एक्सिस ये है आपके पास नेगेटिव। ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस में इसको आप कहेंगे ये पॉजिटिव फॉर्म में गिवन है, और ये वाई एक्सिस है आपके पास, और इसको किस फॉर्म में गिवन है? नेगेटिव फॉर्म में गिवन है। अगर हम इन्हीं चीजों को देखें तो हमेशा मैंने कहा था कि ये जो पहला ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो एक्स का होगा, दूसरा होगा वाई का। अब पहला एलिमेंट चूंकि एक्स एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, देखें लिहाजा आप गौर करें तो दोनों प्लस एंड प्लस लिखा हुआ है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, चूंकि ये पहला एलिमेंट हमेशा एक्स का होता है ना, यहाँ एक्स क्या है? नेगेटिव है। ये देखें ये लिखा हुआ नेगेटिव, और दूसरा ये वाई एक्सिस देखेंगे, ये पॉजिटिव है, लिहाजा यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब यहाँ से एमसीक्यूज मुख्तलिफ आ सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिंबल कैसे होंगे? माइनस और प्लस होगा, चूंकि पहला नेगेटिव है दूसरा प्लस का है, लिहाजा ये क्वाड्रेंट टू है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, माइनस टू और थ्री बताएं ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अब देखें आपने टू और थ्री को फोकस नहीं करना, आपने देखना है टू के साथ जो सिंबल गिवन है वो माइनस का है, डेफिनेटली वो माइनस यहाँ इस एक्सिस पर लाई करेगा, और थ्री जो है प्लस का है वो इधर लाई करेगा। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर माइनस थ्री और माइनस थ्री आ जाए, अब देखें एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है नेगेटिव, ये जो लाइन है ये नेगेटिव हमेशा है, और ये भी लाइन नेगेटिव है एक्स की, ये वाई की नेगेटिव है, लिहाजा दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट फोर को भी आप फॉलो अप कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, सेम पैटर्न है इसका। जी। अब आपके पास देखें ग्राफ दी आइडेंटिटी, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपके पास जो है डोमेन और रेंज की बात हो रही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अच्छा, इस हवाले से मैंने एक वॉइस भी शेयर की थी, उसको मैं अगेन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप देखें, इसमें आपके पास ना डोमेन फाइंड करने के ना बेसिकली टोटल थ्री मेथड्स हैं। एक मेथड है आपके पास, एक फंक्शन आपके पास आएगा, पोलिनोमियल फंक्शन आएगा। पोलिनोमियल फंक्शन एक है, रेशनल फंक्शन, और लास्ट वन है स्क्वायर रूट फंक्शन। अच्छा देखें, जब भी बात होगी ना पोलिनोमियल फंक्शन की, पोलिनोमियल पहले तो ये पता होना चाहिए पोलिनोमियल फंक्शन है क्या। अब आपके मिसाल में दूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब देखें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? टू है। टू है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक है, मतलब क्वाड्रेटिक भी पोलिनोमियल की एक टाइप है। अच्छा सपोज कर लें ये है ही नहीं, सर टू एक्स प्लस थ्री है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? वन है। इसका मतलब एक्स की पावर मैक्सिमम एन तक आ जाए, एक्स एन प्लस टू एक्स एन माइनस वन, इस तरह आ जाए, प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सॉरी, ये थ्री इक्वल टू जीरो नहीं, ये इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। तो आप इस तरह के फंक्शन को आप कह सकते हैं ये पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन की जो हमेशा डोमेन होगी, हमेशा याद रखें, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ऑलवेज रियल लाइन होगी, रियल नंबर होगी, और इसकी जो रेंज होगी
वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। अब मसला कहाँ आता है, मसला आता है सिर्फ और सिर्फ रेशनल फंक्शन में और स्क्वायर रूट फंक्शन में, कि आपने डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है। मैं इसकी एक एग्जांपल पेश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इस फंक्शन में अगर आप गौर करें, कोई ऐसा नंबर है जो इसमें पुट करें कि फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन भी कहते हैं और दूसरा जो में इन्फिनिटी भी कहते हैं, इनफाइनाइट हो जाए। जी बिल्कुल है पॉइंट, वो कौन सा है। आप अगर इस फंक्शन में ये नंबर पुट कर दें प्लस का 2, ऊपर भी एक्स की जगह प्लस 2 पुट करें, 2 + 3, 2 - 2। अब ये क्या बनेगा, 2 + 3 क्या बनेगा, 5/0। 5/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। मतलब ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे जो है अगर जीरो आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है इन इस केसेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पुट करने से फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। लिहाजा यहां से ये साबित हुआ कि अब आपको, आपने वो नंबर वेरीफाई करना है कि वो कौन सा है। ये जो बटे में होगा ना, डिवाइड में जो भी चीज, उसको आप पिक करें, उसको रखें इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू क्या आएगा, आपके पास 2 आएगा। इस सूरत में आप कहेंगे x इक्वल टू, ये आपकी डोमेन जो है ना, डोमेन जो मैं आपको बता रहा था, डोमेन आप हमेशा लिखेंगे रियल नंबर r लिखेंगे। r में से इस 2 को अगर निकाल दें और बाकी जो रियल लाइन है, पूरी की पूरी रियल लाइन, वो आपकी डोमेन कहलाएगी। ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, अगर मैं उस तरफ चला गया तो हमारा मजीद काफ़ी टाइम जाएगा। मैक्सिमम जो 80% चांसेस होते हैं कि वो सिर्फ डोमेन के ही वर्ड पूछा जाता है। आप में बस यही ख्याल रखना है कि इसको मैं कहता हूँ पी ऑफ एक्स, और इसको नीचे वाले रकम को कहता हूँ क्यू ऑफ एक्स। आपने हमेशा जो क्यू ऑफ एक्स है उसको इक्वल टू 0 रखना है और वहां से एक्स की कीमत फाइंड कर लेनी है। जो भी आ जाए एक्स की कीमत, आप उस सूरत में कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये रेशनल फंक्शन है। और सॉरी, इसमें डोमेन में से इस एक्स की कीमत को निकाल दें और बाकी जो बच जाएगा वो आपके पास डोमेन है उसकी। अच्छा, इसी तरीके से लास्ट वन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर रूट। ये इन तीन फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन आ ही नहीं सकता आपके लेवल पे, ये पॉसिबल नहीं है। आप इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं, लेकिन ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इनको लाजमी तौर पर ध्यान में रखें। इन तीन में से एक आध चीज पूछी जाती है आपसे। अब आप देखें एफ ऑफ x + 2 है। आप एक चीज का ख्याल रखें, -1 का स्क्वायर रूट हमेशा ये बराबर होता है अयोटा के। इसको कैसे, IOT है अयोटा। अयोटा से मुराद होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर आप -1 का स्क्वायर रूट पुट करेंगे तो वो एरर दे जाएगा, उधर लिखा हुआ आएगा एरर। क्यों, ऐसा क्यों होता है, कैलकुलेटर हमेशा ना रियल नंबर को डिफाइन करता है, इमेजिनरी नंबर को कभी भी डिफाइन नहीं करता। इस सूरत में इसको कहते हैं कि भाई ये क्या होगा, ओके। सो मैं अगेन लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x + 2 स्क्वायर रूट। आपने हमेशा क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन हो ना उसको निकाल लेना है। x + 2 इक्वल टू, इसको किसके रखें, 0 के। x इक्वल टू क्या आएगा, -2। अब इसकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन हमेशा आपने वो कैसे लिखनी है, डोमेन जो आपका नंबर है x, वो ग्रेटर देन और इक्वल, ये जो नंबर आएगा ना हमेशा उसी नंबर को यहाँ लिख देना है। -2 ये आपकी डोमेन होगी हमेशा। ऐसा क्यों है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब देखिए, -2 से जो बड़ा नंबर है वो -1 है, -1 से बड़ा नंबर 0 है, 0 से बड़ा नंबर 1 है,
टू है, थ्री है, इसी तरह से ये एक बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, सबसे छोटा नंबर क्या है? -2 है। आप जरा फंक्शन में -2 पुट करें। -2 +2 स्क्वायर रूट, -2 + 2 जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जीरो से बात शुरू हो जाती है। अगर आप, अच्छा मिसाल के तौर पर यहाँ -3 पुट करते हैं, तो फिर क्या होता? -3 + 2, तो ये क्या आता? -1, -1 का स्क्वायर रूट। ओ, इसका मतलब दैट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो डिफाइन नहीं है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर -2 ही है। -2 ही है, जिसके पुटअप करने से फंक्शन जीरो या इससे बड़े नंबर आना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ब्रैकेट जो है, स्क्वायर रूट जो है, ये हल होना स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। ओके, सो अब यहाँ मैंने ऑल पॉसिबिलिटीज बता दी है। अब इसी तरह से इसमें ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन है। इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर है, इसकी रेंज भी R+ है। और आफ्टर ऑल ये आपकी असाइनमेंट्स, आपने इसका तो अभी नहीं जाना। बहरहाल ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप देख लें। ये आपने प्रैक्टिस भी करनी है इस तरह की चीज़ों को। और देन इसके बाद तो आप पेपरों में, एग्ज़ाम में चले जाना है। और आई होप सो ये लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपके बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी रिकॉर्ड करूँ। बट चूंकि एक तो आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, और थोड़ी सी मेरी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई पड़ी हैं, जिस वजह से ये अभी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इसको टाइम निकाल के आना। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आपका एक और टॉपिक भी लिया हूँ, वो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन वाला। वो लाजमी तौर पर एक दो और टॉपिक्स भी हैं। आई होप सो कि इंशाल्लाह टाइम मिलेगा और मैं लाजमी उसको रिकॉर्ड करूंगा। आप बच्चे इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे ग्रुप में लाजमी रिस्पॉन्स देंगे कि इसमें से कितना एक समझ आया है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।